अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। और कराची में तो मुख्तलिफ मकामात में कल से हल्की तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है। सो रात में भी मुख्तलिफ मकामात पे बारिश हुई है। मुझे यहाँ कुछ कहना है, कराची में बहुत मकामात पे जिस तरह का है, मैं आज सुबह जब घर से निकली हूँ तो जिससे भी मैं मिली हूँ, ऑफिस के लोग हों, अपना घर का स्टाफ हो, हर किसी से पूछ रही हूँ क्या तुम लोगों के यहाँ बारिश हुई थी कि नहीं, बिकॉज आई गेस आई एम द ओनली वन कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बारिश नहीं हुई, बाकी हर जगह बारिश हुई। पर्सनल है आपसे बादल जो है मैं ऑनेस्टली आई हैव अ क्वेश्चन और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्वेश्चन किधर एड्रेस करूँ कि मेरे यहाँ ही बारिश नहीं हुई, बाकी पूरे कराची में बारिश हो गई। अच्छा, मुख्तलिफ पैचेस में बारिश हो रही थी और ऐसा नहीं है कि बारिश के बाद कोई मौसम खुल गया है या मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, ये बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, थोड़े से पौधे ज़रूर धुले धुले निखरे निखरे नजर आ रहे हैं, अदरवाइज उतना ही हब्स है, वही गर्मी की कैफियत है और वही सूरत हाल है। आज भी बारिश की पेशगोई है, क्योंकि आज भी होनी है और अगर आज मेरे यहाँ बारिश ना हुई ना अब्दुल्ला, तो इट्स योर फॉल्ट। नहीं, आपकी देन इट्स योर फॉल्ट, किसी को तो ब्लेम करना होता है। उधर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को भी बारिश से मुतासर होने का खदशा बहुत शदीद मंडला रहा है। ऑल्दो संडे का दिन रिजर्व रखा गया है, सैटरडे को ये फाइनल स्केड्यूल्ड है, लेकिन संडे को भी बारबाडोस में बारिश हो सकती है। क्योंकि फाइनलिस्ट्स का फैसला भी हो गया, क्योंकि कल जिन्होंने इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखा होगा, एक तो व्हाट अ मैच, कोई जबरदस्त। देखिए अब ये उस लेवल पे बात पहुंच गई है, बिल्कुल ही लास्ट एक इसके बाद फाइनल होना है कि यू आर वाचिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। और कल जो इंडिया का प्ले था दैट वाज ट्रूली इंप्रेसिव और बारिश बाय द वे वहां भी हुई, तो बीच में वो रुकता भी रहा मैच, लेकिन इट वाज वेरी इंप्रेसिव। और सबसे खूबसूरत बात ये, बाकी डिटेल में तो हम चले जाएंगे, कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर ऐसा ज़बरदस्त है कि शुरू के जब आउट हो भी जाते हैं, जैसे कि कोहली शुरू में ही आउट हो गए थे और रोहित ने भी वो सेंचुरी टाइप सीन नहीं किया, बट ही डिड प्ले सम, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े आराम से मैच को संभाल लेते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी मौके पर वो पैनिक होते हुए दिखाई नहीं देते। नो, नॉट एट ऑल। किसी मौके पर ऐसा नहीं लगता कोई स्ट्रेस चल रहा है। दे कम ऑन द ग्राउंड विद द होमवर्क एंड दैट शोज on the screen that we watch on the match, watch the match on। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो नजर ही आ रहा होता है। अब ये बताइएगा, क्यों बताएं? अब ये आप बताइएगा कि इंटरेस्टिंग तो होने वाला है मुकाबला, क्योंकि ना साउथ अफ्रीका ने कोई भी मैच लूज किया है अब तक और ना ही इंडिया ने कोई भी मैच इस टूर्नामेंट में लूज किया है। लेकिन पिछले, आपको पता है ना, जो इंडिया में एक वर्ल्ड कप हुआ था पिछले साल, तो उसमें इंडिया इसी तरह ये आया था, विदाउट हैविंग लॉस्ट एनी मैच, दे लॉस्ट द फाइनल। नाउ वी आर नॉट विशिंग इट फॉर देम, वी ऑब्वियसली वांट कि जो बेहतर टीम खेले वो ही जीते, लेकिन ये ऐसे हो जाता होता है। मतलब तो फिर अगर इंडिया के साथ हो सकता है तो साउथ अफ्रीका के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। Unbeatable teams of the tournament would be facing each other in the finals. Unbeatable तो दोनों में से एक तो हारेगी obviously फाइनल में, तो unbeaten रहे हैं। Yes, you are very right. Unbeaten, yes. बिल्कुल, तो ये कल का मैच था और काफी it was like a semi, I guess should be। मुझे मजा आया देख के। अच्छा जी, इनको तो आया मजा। 171 बाय द वे इंडिया ने बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। शुरू में उनकी विकेटें भी गिर गई थी तो हमें लग रहा तो शायद कोलैप्स हो गए। एंड में टोटल देखा, बीच में छोड़ दिया ना, फिर एंड में टोटल देखा, फिर कहा यार इन्होंने 171 बना लिया। बारिश की ब्रेक्स भी होती नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां तक पहुंची। आई गेस उन लोगों को इस तरह रेस्ट भी मिल रहा था, आई डोंट नो, बट इट वाज अ ग्रेट मैच टू वॉच। और जो है वो 17वें ओवर में 103 पर पूरी आउट हो गई। अलगर्जिया वो तबत्तुर के साथ इस तरह आउट हो रहे थे, खज़ां के पत्तों की तरह उनकी विकेटें जो है वो झड़ती चली गई। कि कोई आप कंपैरिजन दे, बट दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट सीम्ड लाइक। दे वो जम ही नहीं पा रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन्होंने फिर कितने बनाए आप कह रहे हैं? 103 बनाए ना 17 ओवर में, बड़ी मुश्किलों से, मतलब 60-70 तक तो ऑलमोस्ट सारी टीम ही आउट हो चुकी थी। गिर गई। 7 खिलाड़ी एक्चुअली ऐसे थे जो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके, तो ये थी सूरत हाल। और अब सैटरडे को होगा फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। That will be something to watch। नाकाबिले शिकस्त रही हैं, अनबीटन रही हैं दोनों टीमें, और लेट्स सी के फाइनल में क्या होता है। अच्छा, अब एक और बात पे बात कर लेते हैं कि आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप 2024 जो चल रहा है, बिल्कुल, के दौरान अजीबो गरीब पिचेस की क्वालिटी पर काफ़ी तनकीद हो रही है। मतलब अब जो जीत रहा है जो हार रहा है, चले उसकी तो बात कर ही ले, लेकिन पिचेस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में बनाई गई पिचेस पर भी क्रिकेट माहिरीन ने
नाखुशी का इजहार किया था और उस वक्त भी हम बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे पैनल पे जो होते हैं सारे वो भी डिस्कशन में कह रहे थे कि पिचेस आर जैसे कि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो सेमीफाइनल था उसकी पिच की बहुत बात हो रही थी कि ये किस नौयत की, किस किस्म की पिच है ये। आपको पता है कि अभी अफगानिस्तान उसी की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वाला। अमेरिका की पिचेस पे तो चले खदशात थे, ये तो वेस्ट इंडीज में हुआ है ना, ये तो ट्रिनिडाड में हुआ है गालिबन, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। जनूबी अफ्रीका ने अफगान टीम को कल सिर्फ 56 रन पर आउट करके 9 विकेटों से फतह अपने नाम की है। अफगान टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट इस पर काफ़ी बरहम भी दिखाई दी है, साफ कह दिया कि ये वो पिच ही नहीं थी जिस पर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होना चाहिए था और ये गैर मुनसिफाना है, उन्होंने ये तक कह दिया। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है बल्कि शुरू दिन से आपको पता ही है ICC के ज़्यादा मामलात पर हावी रहता है। और सिकंदर वक्त हमारे साथ, कैसे हैं आप सिकंदर? कैसा लगा? सबसे पहले तो मैच कल का ही बात करते हैं, भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन की है। सिकंदर, पहले तो कल के मैच का एनालिसिस आप दे दें, बिकॉज अब बात तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे चली गई है एंड इंडिया डेफिनेटली इज शाइनिंग। देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो कंडीशंस हैं भारत को सूट करती हैं, इसलिए कि हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस हैं वो वेस्ट इंडीज जैसी हैं। और मैंने स्पिनर्स का हमेशा जिक्र किया कि देखें भारत ने 4 स्पिनर्स लेकर गया है, कल उन्होंने 3 तो खिला दिए थे, ठीक है, 3 में से 2 ने तो 3-3 आउट कर दिए, एक ने जो है आउट नहीं किया, मगर बॉलिंग उसने जडेजा ने जो है 3 ओवर कराया और 16 रन दिए, बाकी दोनों ने 3-3 आउट किए। तो उनका होमवर्क, उनका प्लानिंग, उनके जो सिलेक्टर्स हैं उनको फिर मैं यही कहूंगा कि होता है ना कि भाई फुल मार्क्स उनके सिलेक्टर्स को, उनके कप्तान को कि उन्होंने जिस तरह की भी टीम सेलेक्ट की। और हमारे वाले सिलेक्टर्स माशाल्लाह से उन्होंने एक ऐसा स्पिनर दरियाफ्त किया था और उसको लेकर गए थे जो अभी तक अपने घर में बंद है, मिस्ट्री है। उसको बोल दिया गया कि घर से बाहर मत निकलो इब्रार को, कि कहीं आपको कोई देख लेगा तो आपकी बॉलिंग का पता चल जाएगा, उसको खिलाया ही नहीं। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि हमारा होमवर्क और उनके होमवर्क में कितना फर्क है। तो इसलिए मैं फुल मार्क्स देता हूं और मुझे लगता है कि मेरी छिटी हिस्स कह रही है कि हो सकता है ये 2011 के बाद अब भारत हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप जीत जाए, इसलिए कि कंडीशंस उसको फेवर कर रही हैं, कल भी उसको फेवर किए। तो मगर ये कि साउथ अफ्रीकन की अच्छी टीम है तो जी वो भी अब तक नाकाबिल शिकस्त है। अच्छा सिकू भाई, हम पहले भी शायद बात करते रहे हैं कि सिकंदर आपसे भी इस पे पॉइंट लेंगे, लेकिन भट्टी साहब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि ICC बाय डिज़ाइन कुछ ऐसी चीज़ें करता है जहां पर ज़रा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए हैं तो मेरा ख्याल में अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के फेवर में ICC कर रहा है। अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो ICC इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रैवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल ICC बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में PCB चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके ICC मीटिंग में आवाज उठाई हो। लेकिन इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ये कल वाली जो पिच थी, ठीक है, अफगानिस्तान की पिच अफगानिस्तान को फेवर नहीं कर रही थी। तो भट्टी साहब विद द सेम टोकन, चले हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है, वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बात इतनी ऑब्वियस है, अगर इतनी ऑब्वियस है, बल्कि कल तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन ने भी कहा कि ये इस किस्म की कंडीशंस हैं, माइकल वॉन का ये कहना था, जो फेवर करती हैं इंडिया को। मतलब ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते? देखिए इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है,
चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा ही प्राइमरीली पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, टीम्स इन देयर विंग एज अंडर देयर विंग एज वेल, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन टेकन अंडर द विंग बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेसिकली। हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, मतलब उनकी क्रिकेट टीम को बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। सिकंदर, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इतना ऑब्वियसली सब कुछ हो रहा है और हमें नजर आ रहा है, सो बाकी बोर्ड्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? चलिए वो छोटे बोर्ड्स जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड कुछ बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले। बहुत वैलिड सवाल है कि ये वो लोग क्यों नहीं बोलते। देखें, हम जो हमारी गलतियां हैं वो तो हमारी हैं, कि जैसे अफगानिस्तान ने, अगर ट्रॉट साहब जो बोल रहे हैं कि ये पिच हुई नहीं थी, तो भाई टॉस तो आप जीत गए थे ना, क्या आपकी अकल नहीं थी? ठीक है, आप सो गए थे, आप बेहोश हो गए थे, क्या हो गया था कि आपको नहीं पता चला? अगर आप पिच को रीड नहीं कर सकते तो यू हैव नो राइट टू बी अ कोच। अगर आप पिच रीड नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, क्या ये टीम इंडिया ने बोली थी सेलेक्ट करो? क्या हमने बोला था रिटायर्ड? इंडिया ने कहा था या आईसीसी ने कि रिटायर्ड प्लेयरों को बुला दो? किसने कहा था कि उस्मान खान को ले आओ, जिसने कभी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली? एक मतलब 100 कर दिया आपने, 100 पर 200 पर उसको आपने उठा के पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। ये किसने कहा था? तो ये कि हम उनकी गलतियां हैं, ये तो हमारी अपनी गलतियां हैं ना। मगर वो जो आपका सवाल है बहुत वैलिड है, और ये जो है, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग 3 बन गई थी, उसके अंदर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि पैसे बनाएंगे सब। अच्छा, अब उसके बाद अब सब खामोश। मतलब इसमें अगर एक और एडिशन करनी है, आई डोंट नो, अभी हमने इस पे बात की है कि नहीं, कि रिजर्व डेज की जब बात हो रही थी तो अफगानिस्तान वाले सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे रखा गया था। खैर वो भी मैच हो गया। कल वाले इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे था ही नहीं। यानी अगर ना हो सकता मैच, सोचें, बिकॉज ऑफ बारिश अगर ना हो सकता तो इंडिया ने डायरेक्ट चले जाना था फाइनल में, इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो जाता। तो ये चीजें बड़ी टेलिंग हैं। बेसिकली कहने का मतलब है अब तो बिल्कुल ही एंड ही हो गया वर्ल्ड कप का, लेकिन इन पे बात होनी चाहिए और सारे बोर्ड्स की तरफ से बात होनी चाहिए। हुमा जो कमेंटेटर्स वगैरह हैं, ये तो पेड बाय द आईसीसी हैं। किसी एक कमेंटेटर ने ये नहीं कहा कि ये पिच जो है इस सेमीफाइनल के लिए फिट नहीं है, एक ने नहीं कहा। मैं वैसे कमेंट्री पे भी सिकंदर, वी हैव आवर रिजर्वेशंस ओवर देयर कि वो कितनी बायस टुवर्ड्स इंडिया रही है थ्रू आउट कमेंट्री। अच्छा, वो तो आपने भी नोटिस किया। एक और इशू भट्टी साहब आपसे हम डिस्कस करेंगे। वहाब रियाज साहब ने रिपोर्ट जमा करा दी है भाई, क्या कच्चा चट्टा लिखा है, क्या पॉइंट्स हैं जो उनकी तरफ से उठाए गए हैं, अपनी भी कोई जिम्मेदारी उन्होंने ली है या सब कुछ दूसरों पर डाल दिया है? देखें अब्दुल्ला, उस रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, जो एक पॉइंट ऐसा है जिसमें वहाब रियाज साहब कहते हैं कि प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। तो ये तो बड़ी, वैसे ये तो बड़ी जेनेरिक सी बात है, ये तो हम भी यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने क्या पॉइंट आउट की है इसमें चीज? मतलब इससे तो बेहतर है हम ही ये बात कर लें फिर। ये तो मेरे और आप, मेरे करने की बात है, आपके भी नहीं, आपको ज्यादा मामला समझते हैं। ये तो ये वो ड्राइंग रूम डिस्कशन है। देखिए अब्दुल्ला, जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर का काम टेक्निकल मामला जो हैं उसमें तो मैनेजर का अमल दखल नहीं होता। वो तो बाबर आजम बताएंगे उस बारे में, गैरी कर्स्टन रिपोर्ट देंगे, अजहर महमूद जो असिस्टेंट कोच है वो रिपोर्ट देंगे। लेकिन वहाब रियाज ने एक तरफ तो एक टीवी एंकर को उनके बारे में जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे उनको कल ही लीगल नोटिस भेजा है, दूसरी तरफ उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में सब अच्छा है कह दिया। उन्होंने कहा कोई कर्फ्यू की वायलेशन नहीं हुई, बल्कि हमारे यहाँ तो याहिया हुसैनी साहब ने तो ये रिपोर्ट दी थी कि बाबर आजम जो थे
वो मियामी में कर्फ्यू वायलेट करते हुए दूसरे शहर चले गए और रात को लेट नाइट आए, लेकिन वहाब रियाज की रिपोर्ट में इन सारी बातों की नफी की गई है। उन्होंने सारा अच्छा है कह दिया है, लेकिन अब देखना है कि जो रिपोर्ट बाबर आजम सबमिट करते हैं और सबसे बढ़कर गैरी कर्स्टन जिन्होंने एक वो बड़ा जज्बाती किस्म का खिताब किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, वो क्या कहते हैं। क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट की सिम का तयन करना है मोहसिन नकवी साहब ने, उसमें बाबर आजम का इनपुट और गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने आगे लेके चलना, मैं वैसे ही सोच रहा था कि 2007 में जब पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल सीरीज इंडिया में हुई तो हम लोग तकरीबन इंडिया के बराबर थे। आज इंडिया यहाँ खड़ा हुआ है और हम इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल नीचे आ गए। तो हमारी क्रिकेट जो इतनी डिक्लाइन पर है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का फुकदान है। हम बाज़ ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो शायद हमें करने चाहिए थे। मतलब सर्जरी की बातें भी हो रही हैं। हमारे यहाँ हमेशा चेयरमैन पीसीबी का ओहदा एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बना रहा है। सर्जन नहीं मिल रहा। सर्जन नहीं मिल रहा। मतलब जिन्होंने अनाउंस की है सर्जरी का सर्जन भी वही होंगे ना, फिर और कौन सर्जन बनेगा सिकंदर? रिपोर्ट में तो सभी सही कहा है। बात असल ये है कि मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट पब्लिक हो गई या नहीं हो गई जो भट्टी साहब ने बोला। अगर हुई होगी तो मैं भी पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है उसमें। नंबर 1, नंबर 2 ये कि जो अभी वो कह रहे थे ना टेक्निकल चीजों के अंदर मैनेजर नहीं होता तो फिर उसको ग्राउंड में भी नहीं होना चाहिए। जो जितने मैनेजर्स के साथ मैंने काम किया वो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस के दरमियान घूमते फिरते किट में आकर उनको के साथ नहीं होते मिक्सअप, इसलिए कि उनका काम टोटल डिफरेंट होता है। मैनेजर का काम लॉजिस्टिकल और दूसरी चीजें और कोऑर्डिनेशन होती हैं विद द क्रिकेट बोर्ड और ग्राउंड वगैरह के, वो उनको अलग होना चाहिए। नंबर 2 तो वो अंदर ग्राउंड में क्या कर रहे थे कि क्लिप आई थी कि वो आजम खान को कह रहे मेरा जूता लेके जाओ और वहां अंदर ले जाके रख दो। तो वो ये सारी क्लिप्स का मतलब ये है कि वो ग्राउंड में प्रैक्टिस भी कर रहे थे, घूम भी रहे थे, अपने पूरे इनपुट दे रहे थे, तो वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकते उससे। दूसरी चीज ये कि जो आप ग्राउंड के अंदर जो फैसिलिटीज हमने अवेल नहीं की, इसमें तो क्रिकेट बोर्ड का है ना वो गलती कि पहले क्यों नहीं बंदा भेजा। किसी ने रोका था, भारत ने रोका था, आईसीसी ने रोका था कि आपका बंदा पहले नहीं जाएगा। आप 1 महीना पहले जाके इंतजाम तो देखते हैं। वैसे तो हम इतने अय्याशियां हमारे लेविशली जो है हम खर्चे करते हैं, तो ये इसमें एक आदमी चला जाता है जिसको थोड़ी अकल होती। मगर मुसीबत तो ये है ना कि जिसको भी भेजते उसमें अकल होती या नहीं होती, ये भी एक पॉइंट है ना। 90% तो लोग वहाँ दोस्त अहबाब हैं जो कि वहाँ बैठे हुए, तो क्रिकेट से रिलेटेड लोगों और जो उनको मशवरा देने वाले थे रज़ाक, यूसुफ और वहाब रियाज जो क्रिकेटर्स हैं वो बिल्कुल खामोश गुमसुम, उनकी मतलब है कि लगता ही है कि वो सब खामोश थे। एक चीज मैंने जो पढ़ी और मैंने लिखी भी है, बुक मेरी जरा दूर पड़ी है, कि मुझे ये जो लगता है कि जो टीम की सिलेक्शन है वो कैरेबियन लीग की परफॉर्मेंस देखकर की गई कि जी इमाद वसीम, आजम खान और आमिर ये लोग कैरेबियन तक पहुंचे ही नहीं, वो अमेरिका से वापस आ गए, वो उठा के रख लिया। अब्दुल्ला एक साहब कैरेबियन पहुंच गए कल, आज बल्कि पहुंच जाएंगे मोहसिन नकवी साहब। क्यों? देखने के लिए, फाइनल देखने के लिए। पता उन्होंने कहा कि मैं तो अपना पूरा करूँ ना एंजॉय। अच्छा जल्दी से फाइनली ये बता दें, वी नीड टू मूव ऑन, और अभी बांग्लादेश के साथ टूर है। भट्टी साहब आप बता दें कि इसमें भी हम एक्सपेक्ट करें कि एंड मोमेंट पे टीम की अनाउंसमेंट होगी। कोहीजन तो है नहीं, स्पेस भी, हेड स्पेस भी सारों की आई एम श्योर हिली हुई है आफ्टर ऑल टॉक ऑफ सर्जरीज एंड स्टाफ। मतलब हम किस माइंडसेट में हैं कि हम अब अगले टूर्नामेंट में किस तरह कदम रखें? अब देखिए बांग्लादेश की टीम आ रही है, तैयारी होनी चाहिए। एक कैंप भी कराची में शुरू हो गया और ये कैंप उस वक्त शुरू हुआ है जब कराची में हीट स्ट्रोक का सिलसिला, लोग मर रहे हैं उसमें लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ नेशनल स्टेडियम में कैंप लगा दिया पीसीबी ने। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है, हमने खड़ा करना है दोबारा, तो फिर सख्त फैसले करने होंगे। अब वो टाइम नहीं है कि लगी लिपटी रखेंगे, इस तरह अबरार को ना खिलाएंगे, शादाब खान को लेकर जाएंगे, उसामा मीर को ड्रॉप करेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। देखो अब्दुल्ला, अगर क्रिकेट को सही करना है तो सब फैसले जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं और उसके अलावा क्रिकेटिंग फैसले हों। क्रिकेट में जो होता है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, सबको बिठाएं बाहर, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना दें, क्या होगा?
यार एक दफा नए लड़कों को तो खिला के देखें, सख्ती करें। अगर चेयरमैन साहब ने सख्ती नहीं की, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग होता है ना, वो तो लूज हो ही गया। अब इसके बाद क्या ही होगा? हो गया ना बात। बिल्कुल। अब तो मेरा ख्याल है कि जहाज गिर जाएगा तो आपने क्रैश को एक दफा सरवाइव कर लिया, लगाए क्रैश कर गए ना। अच्छा जी, यहाँ से नए तरीके से उठना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। मैं भट्टी साहब ने जो बताया ना, नकवी साहब पहुंच गए हैं कैरेबियन फाइनल देखने के लिए, मैं उस पर भी थोड़ी सी हैरान हूँ। मतलब आप तो सर्जन है, खैर एक वैसे आईसीसी की मीटिंग भी है, नहीं आईसीसी की एक मीटिंग भी है, आईसीसी की तरफ से सब बोर्ड्स को बुलाया गया है, तमाम मुल्कों के बोर्ड्स को जो पार्टिसिपेंट टीम थी उनके बोर्ड के सर्जरी करनी है, हमारे पास मतलब टाइम नहीं है। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि भाई खिलाड़ियों की फिटनेस पे तवज्जो दी जाए, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए, फिर जो शाहीन्स हैं उनके टूर्स का एहतमाम किया जाए। सो वो कुछ सजेशंस भी सामने आई हैं। I have my reservations on everything that you said. ये शाहीन्स कौन है वैसे by the way? शाहीन्स है A team, समझ में? ब्रेक ले लेते हैं। हम बहुत आगे निकल गए, अभी हमें बहुत कुछ और करना है, हमें ना दिमाग ठीक करने हैं पहले अपने। कुछ बहुत उम्र रसीदा जिसमें बच्चे ही होने चाहिए आइडियली, नौजवान बिल्कुल यंगस्टर्स लेके अब शामिल किए गए। सो लेट्स सी क्या होता है ब्रेक के बाद में। जी, तहरीक इंसाफ को कल बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इद्दत निकाह केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि मुजरिमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ नहीं। सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा काट चुके हैं। अब मामला साफ है, इमरान खान फिलहाल रिहा नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों और बाज़ रहनुमाओं का गम और गुस्सा बढ़ रहा है, और ये गुस्सा महज हुकूमत पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी क़यादत पर भी बढ़ रहा है। पुराने पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद समझती है कि हाथ साथी तौर पर पार्टी क़यादत संभालने वाले नए चेहरे इमरान खान की रिहाई के लिए मुखलिसाना कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इस मामले पर पार्टी में दो धड़े बनने की बातें भी आम हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शांदाना गुलजार खुद इस तरफ इशारा कर चुकी हैं। पार्टी में मुफाहती मज़ामती हॉक्स और डव्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिकमत से चलो, कुछ लोग कहते हैं जोश से चलो। तो चाहे शरियार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, बहुत सारे हमारे भाई हैं पंजाब के, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, हम तो सब सेकंड या थर्ड टाइमर्स हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। सियासी कमेटी में मेरे ज़्यादा वो नहीं है, बट देखी जाएगी। उसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल, जब ये 9 मई के बाद से असली लीडर्स तो आपकी पार्टी में बैठे हुए। अच्छा जी, आपको पता ही है कि कल तहरीक इंसाफ के कारकुन ऑब्वियसली बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा, और आसार बता रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए शहरियार आफरीदी समेत जारहाना मिजाज रखने वाले दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का मौजूदा पार्टी क़यादत पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में पार्टी में बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र भी आएगी। एक तब्दीली तो साहब ने तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है। जो है उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, चीमा साहब से सबसे पहले तो यही पूछ लें कि ये कल वाला जो केस था, ये बाकी सारे दीगर केसेस जिसमें तोशाखाना आप डाल लें, साइफर डाल लें, उन सारों से बज़ाहिर वीकेस्ट लग रहा था, तो इसमें रिलीफ ना मिलने का क्या आप मकसद समझ रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं ना जो इसी अदालत में चल रही हैं। एक तो ये था कि इनकी सज़ा सस्पेंड कर दीजिए, और दूसरा अपील भी सुननी थी। अब सजा सस्पेंशन के हवाले से जो 3 नुकात जो है वो ज़ेरे गौर थे। एक तो ये कि क्या इन्होंने कोई इनकी सज़ा जो है अगर 3 से 5 साल के दरमियान अगर सज़ा हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको मुअत्तल कर दिया जाए, तो इनकी 7 साल सज़ा है। दूसरा ये था कि अगर इन्होंने इस मामले में अपील किए हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका होता और अभी तक सुनवाई ना हुई होती तो इनके केस में ऐसा भी नहीं था। और तीसरा मामला था कि अगर इन्होंने कोई अपनी आधी सज़ा भुगत चुके होते तो वो भी नहीं है। तो फिर इवन जो एक
जो उनकी जो वकील है उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो गवाही के बगैर उनको सजा दी गई है। हाँ, ये उन्होंने कहा जी कि गवाही नाकाफी थी, तो उस पे जज साहब ने कहा कि वो चीज़ जो है उसका मेरिट वो तो आगे हम अपील में सुनेंगे, तो लिहाजा उनकी सजा तो मुअत्तल नहीं हुई। और ये पीटीआई के लिए सरप्राइज इसलिए भी है क्योंकि वो आदी हो चुके हैं कि उन्हें हर तरफ से एक रिलीफ भी मिल रहा होता है। और देखें, उनके वकला भी जब कोई आगे रिलीफ देने वाला जज होता है तो वकला भी लगता है कि जैसे दुनिया के आला तरीन दिमाग हैं जो कि इमरान खान के केस कंटेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज जब इनको कोई सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो इनके लोग बहुत बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। अब ये वाला जो केस है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे एक तरफ वो हाफिज मानिका हैं, उनके एक वकील हैं जाहिद आसिफ, और दूसरी जो इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं उनके 16 वकील हैं। ठीक है कि किसी केस में डुप्लीकेट भी हुए हैं कि कोई बंदा इमरान खान का भी है और बुशरा बीबी किया, लेकिन 16 बंदे होता है ना इनके, इसलिए इतने ज़्यादा वकील हैं, वो अपना पॉलिटिकल करियर भी तो तलाश कर रहे हैं इनकी वकालत करके। अब ये बता दें, आधे तो पन भी गए हैं पार्टी के रहनुमा, कि इमरान खान साहब बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं अभी अनकरीब या कुछ देर में या इसी साल? देखिए, मैं इसको अगर एक जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये लगता है कि एक जंग चल रही है जो कि ये कोई ऐसी हक और बातिल की नहीं है, लेकिन ये है कि जंग है, पावर स्ट्रगल है बेसिकली, और जिसमें हुकूमत को ये लगता है कि जुडिशरी भी बाज़ औक़ात अनफेयर तरीके से हेल्प कर रही होती है, उनका ये ख्याल है। अब वो इससे अपना एक जवाब तराशते हैं और वो नए नए केसेस बनाते हैं और उनको ये लगता है कि जो जंग जीतेगा वही रूल करेगा। ये अभी मुज़ाकरात वाली तो बात ही नहीं हो रही। तो उस लिहाज से हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो इमरान खान को बाहर ना आने दे। जुडिशरी के बस में ये है कि वो उनको किसी जगह पर रिलीफ दे दे, हुकूमत के बस में ये है कि वो उन पर नए नए केसेस बनाती जाए, और वो केस तैयार किए हुए होते हैं। अभी जो तोशाखाना 2 है वो भी एक अभी जल्द ही उसका रेफरेंस फाइल हो जाएगा, और बाकी जो केसेस हैं यानी कि उन पर तोशाखाना 2 में क्या दायर किया जा रहा है? बिकॉज हम ये भी पूछने वाले थे कि क्या कोई नया केसेस बन रहा है, क्योंकि पहलों का हशर जो हुआ वो तो सबके सामने ही है। देखें, एक तो ये हशर की इनकी वजह ये है कि केस अगर आपके पास अच्छा हो लेकिन आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट ना करें, ये समझते हैं कि शायद आगे जो ये इन्होंने जुडिशरी को भी एग्जेक्टिव का हिस्सा समझा हुआ है कि जिस अंदाज में फैसला कराएंगे तो आगे उस पर कोई एतराज़ात नहीं आएंगे, और उस वजह से अच्छे केस जो है वो भी खराब कर देते हैं। हालांकि तोशाखाना का केस या जो इवन साइफर वाला केस है उसमें मुझे तो बहुत था, उसमें हैरानी थी कि कैसे ये में तो सब्सटेंस था, इस वाले में तो खैर एनीवे इस पे क्या बात करना। अच्छा, अभी हमने शंदाना गुलजार साहिबा की अभी बात की है, वो कुछ पार्टी में धड़ेबाजियों का उन्होंने मतलब एक्नॉलेज भी किया है। कल उमर अयूब साहब ने जो है वो रिजाइन कर दिया है फ्रॉम अ वेरी बिग पोस्ट फ्रॉम द पार्टी। तो इसको क्या समझा जाए? ये अंदर की कोई हमें डिस्क्रिपेंसीज विद इन द पार्टी नजर आ रही हैं। शेर अफजल ने खैर मकदम नहीं कर दिया उनके इस्तीफे का, उन्होंने तो इस चीज का, और खैर उनसे तो आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या समझें कि अंदर क्या चल रहा है? देखिए, अंदर इनके यही चलता रहता है, ये हर टाइम आपस में भी लड़ाई की हालत में होते हैं और पार्टी से बाहर भी लड़ रहे होते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई पीटीआई के अंदर इमरान खान के अलावा कोई कंसेंसस फिगर है कि जिस पर सबका इत्तेफाक हो? कोई नहीं है। इमरान खान पर भी इसलिए है कि इनका बस नहीं चलता। अदरवाइज अगर ये इमरान खान से बगावत करके अपना सियासी तौर पे सरवाइव कर सकें तो बहुत सारे लोग इनके चले भी जाएं। अब जहां तक उमर अयूब की बात है, मुझे लगता है कि ये ओहदा किसी और को देना चाहते हैं। ये जो जिस तरह यूथ की फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही होती है जी कि वो, या ये जो शंदाना गुलजार की बात हो रही है, अगर इस पे एक काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि अच्छा उमर अयूब को क्या करना चाहिए था जो नहीं कर रहा।
आपको जो मैंने जिस तरह पहले वकला की बात की, इतने ज्यादा तो आपके वकील हैं वो भी केस नहीं सही कंटेस्ट कर सकते। इवन जो उधर मखसूस नशिस्तों वाला केस है उससे भी हमें ये पता चलता है कि इनके वकीलों ने इन्हें मरवाया है कि अगर ये जो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाकर बना ली तो अभी जाकर पता चल रहा है कि ये अगर पीटीआई के पास ही इनकी सीटें रहती तो आज ये भी ना देखने पड़ते या इनकी मखसूस नशिस्तों का भी मसला ना होता। तो लिहाजा इनके इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग इन लोगों पर एतराज कर रहे होते हैं जी कि जो मौजूदा क्यादत है इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें इस क्यादत पर एतराज करने की बजाय इमरान खान के फैसलों पर एतराज करना चाहिए कि उन्होंने इनको क्यों इस पोजीशन पे बिठाया। ठीक है, ये उन्हीं के तैनात करते हैं, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो तैनात नहीं किए, इमरान खान ने तैनात किए हैं। अब उसकी चॉइस है। अब उनको ये भी लगता है कि कोई बंदा ऐसा ना हो कि जो किसी स्टेज पे उनको कोई रिप्लेस करने की पोजीशन में आ सके। तो लिहाजा इसी तरह के उन्हें लोग चाहिए कि जो एक उनके जूनियर्स ही लगें या नंबर 2 ही लगें, और लोग जो हैं वो फिर उनका रुख भी उनकी तरफ हो जाता है कि इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है हमारी सियासत में। दिस नेवर अ डल डे। उमर चीमा फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बड़े आउट इन द ओपन होते हैं और हर किसी की राय होती है, अब उमर अयूब का रिजाइन करना हम बात करें, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, ये इनके फॉलोअर्स को शायद अच्छी लगती है बिकॉज मिजाज देखा जाए तो हम सारे पाकिस्तानी इसी तरह ही हैं, हम बड़े धड़ल्ले से लड़ भी लेते हैं, कुछ छुपाते भी नहीं है। ये कहना चाह रही है कि हम सब बहुत जारहाना मिजाज रखते हैं। वी आर मे बी इट्स आर मौसम और समथिंग, लेकिन हम हैं। आई लाइक द फैक्ट कि इसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं है तो है। ब्रेक के बाद पहले तो जी पता ये चल रहा है कि गर्मी सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, शदीद गर्मी के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज जुमे को खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट तक महदूद कर दिया गया है। मुत्तहदा अरब अमारात में भी खुतबा जुमा 10 मिनट तक महदूद कर दिया गया है। अमाराती हुक्काम का कहना है कि शदीद गर्मी से इंसानी जानों को महफूज बनाना तरजीह है। ये शदीद गर्मी जो हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ जहाँ दर्जा हरारत जो है वो 50 तक पहुँच चुका है। तो ये शदीद गर्मी, ये इमरजेंसी लेवल गर्मी है, ये फेटल गर्मी है ऑलमोस्ट, कि इसमें ज़्यादा आप एक्सपोज हो। मुतअद्दिद लोग, फिगर हैज टच्ड 1000, तो उसमें कुछ पाकिस्तानी भी वैसे थे। तो ये गर्मी जो है ये हर किसी को इफेक्ट कर रही है और ये बहुत अच्छा फैसला है जो क्योंकि आप इनवेरिएबली आप कहीं भी हो, अगर तो आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है ना, तो आपको 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर फ्रॉम वन पॉइंट आपको पैदल चलना है। इन दैट पैदल ही चलना पड़ता है, चाहे आप 30 लाख रुपए पर पर्सन का हज कर रहे हो या आप 15 लाख रुपए पर पर्सन का हज कर रहे हो। सो वैसे दैट्स द ब्यूटी ऑफ हज कि हर किसी को वो सब कुछ साथ ही करना है। तो इफ गर्मी है या बारिश है या सर्दी है, व्हाटएवर, वो सारों को इक्वली सफर करना पड़ेगा और इसीलिए ये फैसले जो हैं ये भी लिए जा रहे हैं। वैसे ये दुनिया के लिए एक डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा कि गर्मी, पिछले साल भी हमें लग रहा था कि बहुत गर्मी है, लेकिन इस साल ये भी क्रॉस हो गया, इसके अगले साल का कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर हम कर क्या रहे हैं अबाउट इस गर्मी को कम करने के लिए, ये भी एक अहम सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे आगे चलकर। वेलकम बैक। एक और इशू जिस पर बात होनी चाहिए, तौहीन मजहब के नाम पर इंसानी जानों से खेलने के पै दर पै वाक़यात से ना सिर्फ पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस दाव पर लगा है, बल्कि शिदत पसंदी पाकिस्तान की अपनी सोसाइटी को अंदर से खोखला कर रही है। सॉरी बट कर रही नहीं है, कर चुकी है। बिल्कुल कर चुकी है एंड वी आर फार टू गॉन। किसी को लगेगा कि हम बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं, बट वी आर फार टू गॉन। मतलब होमा, आपने सोशल मीडिया पे वो एक शख्स है जो कि अपनी तरफ से वो गाने बना रहा होता है, मजहबी गाने। कभी वो कह रहा होता है कि बेटी को स्कूल से निकाल लो, कभी वो गालम गलोच पे अपनी दूसरों के फिरकों पे गालम गलोच के साथ, म्यूजिक के साथ गाने बना रहा होता है। वो आदमी क्या पकड़ा क्या? देखिए बात ये, अब ये जो चीज़ें सामने आती हैं, और बाय द वे हम ठीक है, हम गुजर गए होंगे बहुत आगे इस चीज़ में, लेकिन रिफॉर्म्स हो सकती हैं और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए। अब बात हम ये कर रहे हैं समाज में जो सच अ टॉलरेंट नेशन, ये तो मुझे मतलब आप अपनी यहाँ शुरू से दहाइयों की सूरत हाल देख लें का हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग थे वो इधर उधर होते गए ना, माइग्रेट होते गए ना। मतलब हमने दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों का क्या हशर किया, या तो वहाँ मदरसे बन गए या वहाँ स्कूल बन गए।
और फिर हमें कोई जवाब, हमारा कोई बनता ही नहीं है कि हम दुनिया पे उंगलियां उठाएं कि इधर क्या हो रहा है, तो कश्मीर में, तो फ़लस्तीन में, हम अपने यहाँ देख लें तो बड़ी बात है। बट इस वक्त हम अपने यहाँ कहाँ देख रहे हैं? सवात में। सवात में हजूम के हाथों एक टूरिस्ट का, एक सयाह का मारे जाना ताज़ा वाक़या है। और इससे पहले सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल तो सारों को याद होगा। जड़ावाला और सरगोदा में मसीही बरादरी के खिलाफ हमले भी आनी बात नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी याद होंगे। और अब असेंबली में भी खुलकर बातें होने लगी हैं कि इंतहा पसंदी के आगे हर सूरत बंद बांधना होगा। 10 दिन के अखबारात उठा लिए, 10 दिन। पाकिस्तान के आईन में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। इट इज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दें उनको। हमने कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को, और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से, अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से तो मईशत बहाल नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको इस इफरीत से निमटने के लिए ये लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा। मतलब हम मिशाल खान के मारे जाने पर, कत्ल किए जाने पर, शहीद होने पर शमे जलाते हैं, सरमन देते हैं, याद करते हैं, उसके बाद सजा हो भी जाए, उसके बाद सवात का वाकया हो जाता है, उसके बाद श्रीलंकन फैक्ट्री में एक फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल कर दिया जाता है। मतलब Where would this stop? या फिर वो टेरराइज किया जाता है, जैसे कि हमने लाहौर में खातून के कपड़ों पे देखा कि लिखा क्या हुआ था और लोगों ने क्या समझा और फिर वो बात कहां तक पहुंची। तो ये हम करते रहते हैं। नकवी के बारे में लोग कहते हैं जी आपने या मीडिया ने क्यों चढ़ाया, इसलिए चढ़ाया क्योंकि अगर वो खातून पुलिस अफसर ना पहुंचती तो वो औरत जिंदा जली हुई सड़क पे पड़ी होती। एक स्टैट होता और आज हम उसकी भी बात कर रहे होते हैं सारी लिस्ट में। लेकिन अब क्या हुआ है, अगली रियलिटी अब सुने अब क्या हो रहा है कि फैसलाबाद में एक इंतजामी मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। सिखों के गुरुद्वारे की तामीर से मुतालिक सोशल मीडिया पर लोग इश्तियाल अंगेज बातें कर रहे हैं। बज़ाहिर ये छोटा सा मामला है, लेकिन आपने देखा ही है कि माजी में ऐसे ही छोटे मोटे जो मामले होते हैं वो बहुत बड़े मसाइल बन जाते हैं। और इससे पहले कि ये इंतजामी मामला कोई ख़तरनाक रुख इख्तियार करे, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हालात की नज़ाकत को समझते हुए फौरी तौर मुदाखलत करे और मामला जो है वो संभाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम अपना तो ये फंडामेंटल राइट है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे और होना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी हो, हम इस्लामिक सेंटर भी बनाएं, हम मसाजिद भी बनाते हैं, हम मदरसे भी बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे मुल्क में किसी और मजहब का मानने वाला गलती से अपनी किसी इबादत गाह के लिए कुछ कोशिश शुरू कर दे तो फिर हम उसके साथ ये करते हैं। तो अब हम जरा समझेंगे कि ये फैसलाबाद में क्या हो रहा है। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं हमाद अहमद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमाद, पहले तो ये वाज़े कर दें कि ये मसला क्या है, इसको एक्सप्लेन करें। पंजाब हुकूमत ने ऐसा क्या कह दिया है कि कुछ लोग गुस्से में नज़र आ रहे हैं और इसे कोई मजहबी रंग जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? ये एक बड़ी इमारत है जिसमें कई कमरे हैं और इसके एक बड़े हिस्से पर स्कूल के लिए तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं, जबकि एक हिस्सा जो है उसमें कुछ इसके जो तारीखी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व किया गया है, जिसमें जंगी आलात हैं। तो इस तरह उस हिस्से में लायलपुर हेरिटेज कायम करने का एक तजवीज़ सामने आई थी। अब ये दोबारा से 1-1.5 माह पहले इस पर अमल दरामद करने के हवाले से दोबारा से ये एक तजवीज़ लाई गई और इसकी बाज़गश्त जब बाहर निकली है तो यहाँ के मुकामी ताजर रहनुमा अमीन भट्ट हैं, उन्होंने ताजरों की एक मीटिंग कॉल की और उन्होंने इस बात को उनके सामने इस तरह पेश किया कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल को ख़त्म करके गुरुद्वारा कायम कर रही है और उन्होंने अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता है और इस मंसूबे पर कतई अमल दरामद करने नहीं देंगे। ताहम इस हवाले से इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ पर गुरुद्वारा कायम करने का कोई भी फैसला किसी भी सतह पर नहीं हुआ और इस हवाले से ना ही कोई पेशरफ्त हो रही है। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पर लायलपुर हेरिटेज म्यूज़ियम कायम करने के हवाले से जो यहाँ पर
पहले से मौजूद लालपुर म्यूजियम है उसकी इंतजामिया की जानब से एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो तलबा है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और यहाँ पर असाज़ा है उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इसी रिपोर्ट को इसमें जब हवाले से बात बाहर निकली है तो ताजरों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। ताहम इंतजामिया की जानब से इस हवाला से मुकम्मल तौर पर अफवाहों की फैक्ट्री होती है ना कि अब यहाँ गुरुद्वारा बन रहा है, अब यहाँ फलां बन रहा है, अब यहाँ ढमकां बन रहा है और उसके ऊपर फिर शुक्र है अभी तो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, इमारत को आग नहीं लगा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं और हम ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। जाहिर है कि रियासत ने देखिए हमारे साथ एक और सवाल भी बनता है इससे पहले कि हम आज़मा साहिबा प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। हमें हमाद अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, तो जड़ावाला में जो वाक़या हुआ था हम उसकी प्रोग्रेस उनसे पूछ लें, फिर आपसे तफसील से बात करेंगे। जी बिल्कुल हमाद, ये भी जल्दी से बता दें कि जड़ावाला में एक ऐसा ही वाक़या हुआ था जिस पर हम सभी शर्मिंदा हैं और ये ज़रूर बता दें कि उसकी तफ्तीश का कुछ हुआ कि नहीं और वहाँ जो हमला आवर थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? बिकॉज हमें यही लगता है ये इसीलिए इंसिडेंट्स होते चले जा रहे हैं क्योंकि सजाएं तो होती नहीं है। जी इस मामले में सानिहा जड़ावाला की तरह की कोई कशीदगी या सूरत हाल तो नहीं है। हम अगर सानिहा जड़ावाला की बात करें तो 16 अगस्त 2023 को ये वाक़या पेश आया था और यहाँ पर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था वो तौहीन कुरान के हवाले से 7 मुल्ज़मान को उसमें नामजद किया गया था, जिनमें बाद में 2 मुल्ज़मान को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 5 मुल्ज़मान जो हैं वो उनके केसेस ज़ेर समाअत हैं। और इस वाक़या के रद्द-ए-अमल में जलाओ गिराव किया गया था, जिसमें 20 से ज़ायद चर्चेस को जलाया गया था, 80 से ज़ायद घरों को नजरअंदाज किया गया था या उनको नुकसान पहुँचाया गया था। इस हवाले से पुलिस ने 1000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ 22 मुकदमा दर्ज किए थे और पुलिस की जानब से 300 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें बाद में 54 मुल्ज़मान को अदम शनाख्त पर इन केसेस से डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम बाद में 200 से ज़ायद मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने ज़मानतें हासिल कर ली थी और अभी ताज़ा जो इतला ये है कि बेशतर मुल्ज़मान जो हैं वो रहा हो चुके हैं। ताहम इन तमाम केसेस में किसी को भी अभी तक कोई भी सजा नहीं हुई और तमाम केसेस जो हैं ये पूरी एक मसीही बिरादरी की आबादी थी जिसमें कहाँ कहाँ आग लगी हुई थी, सबने देखा। आज़मा बुखारी साहिबा, हम ओवरऑल ज़ाहिर है जो माहौल है जिस सतह तक हम सब पहुंच गए हैं, एक के बाद दूसरा वाक़या, दूसरे के बाद तीसरा वाक़या, पहले की मजम्मत अभी चल रही होती है, उसकी बरसी मना रहे होते हैं कि अगला वाक़या हो जाता है। सो हम इतना डिटेरिएट हो गए हैं जो कहते हैं ना हम जा रहे हैं, हम जा नहीं रहे हैं, हम पहुँच गए हैं। अब ये जो फैसलाबाद में हुआ है कि इंतज़ामी मामला है, क्या है एग्जैक्टली? कोई बिल्डिंग है जिसको आप लोग गुरुद्वारा कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं इंतज़ामिया ने, जिसकी वजह से ये एहतजाज चल रहे हैं? बिकॉज इस तरह की अफवाहें उड़ती हैं और फिर कहां से कहां बात पहुंच जाती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुआ, और हमेशा की तरह जो सोशल इश्यूज हैं जिसके ऊपर वाकई बात होनी चाहिए, आपने उस एक चीज़ को एजेंडे का हिस्सा बनाया है। इसमें फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये जो फैसलाबाद के अंदर एक स्कूल बनाया गया है उसके एक हिस्से में किसी वक्त एक गुरुद्वारा जो है वो हुआ करता था, और अभी कुछ दिन पहले जो हमारी माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे साथ, जब वो सिख मैरिज एक्ट के बारे में कैबिनेट के फैसले को, कैबिनेट जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में पाकिस्तान पहला मुल्क है और पंजाब ऐसा सूबा है जिसने सिख मैरिज एक्ट को जो है वो बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके ऊपर भी उसके रूल्स भी बनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर ब्रीफिंग देते हुए जो है वो मिनिस्टर साहब ने इस बात का इजहार किया कि हमारी बहुत सारी ऐसी कदीमी जगह हैं कि जो हमारे पास नहीं है और हम उन जगहों को जो है वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर अब चूंकि ये फैसलाबाद के अंदर ये एक ऐसा जगह मौजूद है जहाँ पर पहले गुरुद्वारा किसी एक हिस्से में था, तो उसको हालांकि उन्होंने फैसलाबाद का नाम नहीं लिया और उन्होंने जनरली एक बात की कि जो हमारे गुरुद्वारों की जगह हैं वो हम वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक इजहार किया कि उनके गुरुद्वारे की जो भी उनकी इसके ऊपर जस्टिफिकेशन है। उसके बाद जो दूसरा जहाँ पे स्कूल मौजूद है, एक बड़ा स्कूल है, 4000 से ज्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। सो इसको हुकूमत इंतजामी तौर पर देख रही है। इसके ऊपर फसाद पैदा करना, इसके ऊपर कोई शर्मंदगी पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है
वो मजहब को जो है वो इस्तेमाल करके हर तरह की शरपसंदी करने की कोशिश की जाती है, जो काबिल मजम्मत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, और ये जो कुछ ऐसे गिरोह हैं जो सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में जो पाकिस्तान का अमन तबाह करते हैं, उनके खिलाफ हम सबको एज ए सोसाइटी जीरो टॉलरेंस शो करनी होगी, तो हम इन वाकयात को खत्म कर सकते हैं। आज़मा साहिबा, एज ए सोसाइटी बारे में कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। जी, यही तो सारी बात है आज़मा साहिबा कि अभी तो बात शुरू होती है। तो यहाँ जिन्होंने जो इश्तिहाल अंगेजी करते हैं, जो इन चीज़ों को हवा देते हैं, वो बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई आइडिया है पंजाब हुकूमत के पास कि इसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना निप इट इन द बड, कि इसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए? अब ये गुरुद्वारा रिवाइव हो ना हो, उसके तो कॉन्वर्सेशन पे ही इंटॉलरेंस है कि हम बात नहीं करेंगे। अब आप ये बताएं इस बात को ख़त्म किस तरह किया जाए, क्योंकि केसेस तो रोज़ के बनते हैं। अब इससे पहले कि ये भी एक बहुत ख़तरनाक एक केस बन जाए, इसको रोका कैसे जाए? हुमा, मैं आई डोंट नो, मुझे आपको ये कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठी थी, तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं इस हवाले से। अब वो किस तरह के मैसेजेस हैं आप भी समझ सकती हैं। सो इसके ऊपर जैसे मैंने गुजारिश की है कि ऐसा कोई फैसला खास तौर पर इस स्कूल के बारे में ना कोई फैसला हुआ है, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन अभी हुआ है। ये एक जनरल बात, गुरुद्वारे जो उनके मौजूद हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा जो हमारे पास हमारी जगह नहीं है, हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं की गई, लेकिन उसके ऊपर ये हमारे मुल्क पे रवाज है ना कि मतलब हमें सूंघते रहते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जहां फसाद मिलने की बात करे, मुल्क के अंदर फसाद फैलाया जाए। तो मैं अश्योर करना चाहती हूँ वहां के लोगों को भी, और उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खुदा के वास्ते किसी ग्रुप के हाथों हमारे सूबे का, अपने शहर का अमन खराब। अच्छा आज़मा साहिबा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ग्रुप्स हों, ये कोई सियासी जमात की शक्ल में ग्रुप बना दिए जाएं, ये मजहबी जमात हो, ये पॉलिटिकल फोर्सेस भी इस्तेमाल करती रही हैं इन ग्रुप्स को अपने सियासी मकासद के लिए, और रियासत ने भी वक्तन फ़वक्तन इनको अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल किया, धरने दिलाए, सब कुछ हुआ। मतलब एवरीबडी हैज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। आज यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ खड़े तो हैं, यहाँ से निकलना कैसे? ये किसी ने सोचा? हर वक्त सोचते हैं अब्दुल्ला, तुम भी सोच रहे होते हो, हम भी सोच रहे होते हैं, बट ये प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन ऑफ का बटन नहीं है। ये बिहेवियर्स बन गए हैं हमारे शायद कि हमें फसाद करना, हमें जलाओ गिराव करना, लड़ाई मार कुटाई शायद हमें अच्छी लगती है। हमें ढंग की बात, प्रोग्रेसिव बात जो है वो खबर भी नहीं होती और हमें अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन ये एज ए सोसाइटी, जैसे मैंने कहा, जुडिशरी जो है उसको भी जीरो टॉलरेंस शो करना पड़ेगा ऐसे वाकयात के ऊपर। एज ए सोसाइटी हमें ये बात रियलाइज करनी होगी कि हम किसी के उकसाने पर और मजहबी जज्बात को उभारने के ऊपर, देखिए अगर किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा फिर फटाफट वो देखिए आपको मीडिया भी शुरू हो जाएगा, वो जुल्म हो गया, यहाँ पर जो है वो एहतजाज को। अच्छा आज़मा साहिबा, लेकिन बात तो यहाँ ये है कि अभी तो इस स्कूल के हवाले से जैसे आप कह रही हैं कि कोई फैसला भी नहीं हुआ। अब जब फैसला ना हुआ हो और फिर भी में नहीं हुआ, बिल्कुल इसके ऊपर स्पेसिफिकली इस एक बारे में, बल्कि किसी भी बारे में अभी कोई डिस्कशन तक नहीं हुआ है। ये एक जनरल स्टेटमेंट था उनका। लेकिन आज़मा साहिबा वापस बिल्कुल ठीक है, ये उनकी ऑब्वियसली उनकी एक ख्वाहिश हो गई और जो उन्होंने आपको आके कही, लेकिन बात तो अब जरा खुल चुकी है। अब हमारा आपसे ये सवाल है कि क्या इस पे मजीद डिस्कशन भी आप लोग करेंगे या फिर आपने ऑलरेडी सेंस कर दिया है कि एहतजाज हो रहा है, अब तो बिल्कुल ही इस पे बात नहीं होनी? तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या ये अब बात खत्म हो गई, इसके आगे नहीं होगी? देखो हुमा, इसको अभी जैसे मैंने कहा कि ये तो किसी एजेंडे पे भी आया नहीं है। अभी मिनिस्टर साहब ने ना चीफ मिनिस्टर साहबा के सामने पेश किया है, ना कैबिनेट में कोई चीज आई है, तो अभी तो ये बिल्कुल हवा की एक बात है। तो आज़मा साहिबा, जो कंसर्न्ड ग्रुप्स होते हैं, मैं कर रही हूँ, मैं एक मिनट हाँ। पंजाब हुकूमत बहुत केयरफुली इस मामले को देख रही है और हर तरह से इसके प्रोन्स एंड कॉन्स को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकली इस एक बिल्डिंग के बारे में ना कोई डिस्कशन है, ना हुई है, और जो है इसके ऊपर फसाद जो है वो फैलाने वालों को बाज रहना चाहिए। इस तरह फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाए। लेकिन एटलीस्ट जो इसको अपोज कर रहे हैं, इस बात करने पे भी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंस तो सामने आ चुकी है। क्या उन ग्रुप्स के साथ कोई कॉन्वर्सेशन खोली गई है, कोई बात होगी, कोई उनको बहुत सारी चीजें
बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पब्लिक करना नहीं चाहती, लेकिन यकीनन बातचीत ही करती है, सियासी हुकूमतें बातचीत ही करती हैं। और हम जो है वो इस मामले को, जैसे मैंने कहा कि ये खामखा प्याली में तूफान बर्पा किया है, इसका कोई इशू कोई चीज था नहीं। और जो लोग इसको इस रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर तो वो बिहेव करें और टेबल पे बात करें, उनके साथ बात कर लेंगे, लेकिन अगर कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज करेगा तो यकीनन उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, वो जड़ावाला में जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट चैलेंज हो ही गई कुछ महीने पहले, आपको तो पता ही है, तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो हर ऐसे किस्से में चैलेंज होती है, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो हम दे सकते हैं। अच्छा, एक और रिट ऑफ द गवर्नमेट चैलेंज हो रही है, शायद आपने वो वीडियो देखी हो, आज़मा साहिबा, जड़ावाला से रिलेटेड ही कर ले। रिट ऑफ द गवर्नमेंट जब चैलेंज होती है, जब ट्विटर पर, यूट्यूब पर एक वो साहब हैं जो ऐसे तराने बनाते हैं, अपनी तरफ से कलाम बनाते हैं कि अपनी बेटी को स्कूल से निकालवा लो, वहाँ डांस कर रही है और तुम ये हो और तुम फलां हो ढमका हो, मतलब रिट ऑफ द गवर्नमेंट तो वो भी चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हो अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक हुकूमत एक महीने, हफ्ते, 10 दिन के अंदर नहीं कर सकती। ये एज ए सोसाइटी हमें स्टैंड लेना होगा कि हमें अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जाना है। क्या हमें अपने लोगों को जो है जनूनियों के हाथों या गमाल बनने देना है या नहीं देना है। देखिए, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन बहुत सारे जो है वो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने अवॉइड भी किया है। ये भी आपको देखना चाहिए। यानी सरगोदा के अंदर बहुत एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हो सकता था, जिसको पंजाब पुलिस के लोगों ने जो है वो रोका। वो एसपी शहर बानो जो है वो आपको याद होगी, जिसने एक खातून को जो है वो उस नरगे से निकाला। सो पंजाब हुकूमत बहुत विजिलेंट है। ईद कुर्बान पे जो है वो एक सेक्ट के हवाले से बहुत ज्यादा थ्रेट अलर्ट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा की पूरी ज़ेरे निगरानी कोई भी वाकया किसी भी एक सेक्ट के बारे में पंजाब के अंदर जो है वो ईद के उस मौके पर नहीं हुआ जब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट थे। तो हम जो विजिलेंटली हम देख रहे हैं, जो कोशिश हो सकती है ह्यूमनली पॉसिबल, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी आज़मा साहिबा, हाउ अबाउट कुछ एग्जांपल्स भी सेट किए जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कोई डिटरेंस नहीं है, कोई ऐसे कोई सख्त किस्म के इकदाम लिए गए हों, सजाएं दी गई हों तो कोई आगे डरे। अब जड़ावाला केस को केस इन पॉइंट ले लेते हैं ना, क्योंकि वो भी रिसेंट एक वाकया हुआ है जिसमें हमलावर पकड़े भी गए। अब वो बात आगे कहाँ तक जा रही है? मतलब हुकूमत क्यों नहीं उस चीज के पीछे कि फौरन सजाएं होनी चाहिए? बिल्कुल उसके पीछे है हुकूमत। हमने जो खास तौर पर ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, एक तो ये दहशतगर्दी की जो वहाँ पे ट्रायल होते हैं, दूसरा इसकी प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से, इसकी प्रोसिक्यूशन के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहबा की जीरो टॉलरेंस है, और वो इसके ऊपर खुद विजिलेंटली इसको मॉनिटर कर रही हैं। कोई भी वाकयात जो इस तरह के होते हैं उसके अंदर किसी भी बेगुनाह को सजा मिलनी नहीं चाहिए, और कोई गुनहगार जो है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये पंजाब हुकूमत की बड़ी कैटेगोरिक जो है वो पॉलिसी है। प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है वो जो मामला जो कोताही गफलत बरती जाती है उसको बाकायदा तौर पर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया और कह दिया गया है कि इसके ऊपर उनकी बाकायदा मार्किंग होती है, प्रोसिक्यूशन को बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। और जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो चालान जमा कराना होता है, जो पूरा मुकदमे को परसू करना होता है, उसके ऊपर बिल्कुल एक नए मॉडर्न तरीके से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फाइनली इसके ऊपर ब्लैकमेल नहीं होगी किसी से। दूर नहीं जाते जड़ावाला, लाहौर में वो साहब अभी तक के अचरा में कपड़ा बेच रहे हैं जिन्होंने उस औरत को उस मकाम तक पहुंचाया था। also, क्योंकि वो उस खातून से इचरा वाली जिसने वो लिबास पहना होता, उससे तो माफी करवा ली थी, और उस वक्त ये बताया गया था कि जिन्होंने जो इल्जाम लगाए थे उनसे भी इवेंचुअली, क्योंकि बड़ा एक नाजुक मामला है, उनसे भी हम निपट लेंगे। लेकिन अब कुछ अरसा गुजर चुका है, क्या निपटा उनसे कि आप कैसे एक हजूम को ले आए और उस लड़की पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया? आज़मा साहिबा, सिग्नल ड्रॉप हुआ हमारा, so as soon as we connect, but this is very important. ज़ाहिर है पुलिस में भी यही बताती रही है ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड के उस वक्त ज़रा हीट ऑफ द मोमेंट चल रही थी, क्योंकि ये सवाल हमने उस वक्त उठाए थे। उसके बाद हम लोग निपटेंगे उन लोगों से कि उस खातून से तो माफ़ी करवा ली, और ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए कौन माफ़ी नहीं मांगेगा जिसकी अपनी गलती भी ना हो, लेकिन उस हजूम को तो पकड़ो जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो उनसे उनको सजा होनी चाहिए। देखिए, गलत बयानी, गलत इल्ज़ाम लगाना, वो फिजिकली प्रेजेंट हो या सोशल मीडिया पे हो, ये एक जुर्म तो बनता है ना, तो उनको पकड़ना है। जिस तरह आप भी एक दो लोगों की बात कर रहे हैं, ये जो वीडियोस बना रहे हैं, ये तो वीडियोस बना रहे हैं धड़ल्ले से बैठे हुए
कि जी हमें तो कोई पकड़ नहीं है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, exactly, उनको जाके पकड़े, मतलब काटे ये सारी चीजें इर्द गिर्द जो हवा दे रही हैं इंटॉलरेंस को। आजमा साहिबा से हम बात कर रहे थे लेकिन वो कनेक्शन ऑफ हो गया, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। कराची में गर्मी पड़े तो ज़ोरों पर और उसका तदारुक क्या हो, बारिश ही का इंतज़ार है, वो भी हो रही है, गर्मी कम नहीं हो रही है। गर्मी कम नहीं हो रही और जो 41 डिग्रीज टाइप टेम्परेचर है ना, 50 पे वो 50 पे और 50 प्लस। जब 50 बात हो जाए ना तो पता नहीं चलता, वो 60 पे भी बात चली जाती है। हीट वेव को कराची वालों ने पहले भी भुगता और अब भी भुगत रहे हैं, और कराची में बारिश हो तो उसके अपने अलग मसाइल होते हैं। अब आपको क्या बताएं, माहौलियाती माहिरीन इसका एक ही हल बताते हैं और वो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। अब तो ये बात हमने भी सीख ली है, उसके अलावा कोई चारा नहीं रहा। रिसर्च के मुताबिक दरख्तों के ज़रिए कराची के बढ़ते जो टेम्परेचर्स हैं उनको ना सिर्फ 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे लाया जा सकता है, बल्कि बारिशों से पैदा होने वाले कई मसाइल हल करने में भी मदद मिल सकती है। मगर कराची में जो दरख्त लगाए गए हैं उन्हें भी काटा जा रहा है। और हाल ही में शाहराह फैसल पे आपको पता है ना क्या हुआ, ये लें जी विजुअल्स सामने आ गए। एफटीसी के सामने लगाए गए दरख्त काट दिए गए हैं, उससे पहले भी शाहराह फैसल पर ही कई मकामात पर लगाए गए जो पहले से लगे हुए थे, क्रोनोकार्पस कह लें या दरख्त कह लें, वो काट दिए। वो झाड़ियाँ टाइप ही होती हैं। अब ये बताया जाता है कि जी इंतज़ामिया ये कहती है कि ये मुफीद नहीं है, ये पानी चूस लेते हैं सारा ज़मीन का। अब क्या है सूरत हाल? उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनीबा, अब आइडियली तो ज़ाहिर है हमारा ग्रीन कवर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जिन मकामात की हमने निशानदही की और मकामात आप हमें बता सकती हैं, क्या कहकर यहाँ से दरख्त काटे जा रहे हैं? जी हाँ, शहीद मिल्लत रोड से भी दरख्त काटे गए हैं और कहा गया है कि ये कॉर्नोकार्पस है, उसकी जगह जो नेटिव ट्रीज़ हैं यानी वो दरख्त जो कराची के मकामी दरख्त हैं जैसे नीम का हो गया, पीपल का हो गया, गुलमोहर हो गया, ये दरख्तों को लगाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो कॉर्नोकार्पस है वो कराची के माहौल के लिए अच्छा नहीं, लोगों को इससे एलर्जीज़ हो रही हैं, इवन परिंदे भी इसमें अपने घोंसले नहीं बनाते। लेकिन एक बात यह है कि जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि कोई भी ग्रीन जो दरख्त होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं वो आपके माहौल के लिए अच्छी होती हैं। और एक ऐसे वक्त में दरख्त काटे गए हैं जब कराची तपिश और हब्स का जजीरा बन चुका था और कराची में जो फील लाइक टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर रहा था, यानी गर्मी की लहर के दौरान जब दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, मैंने ये इस रोड का क्यों इंतखाब किया, ये डमलोटी रोड है, दोनों तरफ आप दरख्तों को देख रहे होंगे, ये नीम के दरख्त हैं और दोनों तरफ दरख्तों की छाँव इतनी अच्छी है कि अगर आप यहाँ से गुजरते हैं कि शुआएँ आप पर नहीं पड़ती, चाहे वो बाइक राइडर्स हों, चाहे वो गाड़ी में बैठे अफराद हों, उन्हें यहाँ से गुजरते हुए काफ़ी एक मुख्तलिफ एहसास होता है, फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास होता है। क्योंकि हम जब भी किसी ग्रीन एरिया में जाते हैं तो हम कहते हैं ना हवा बहुत ताज़ा है, वो क्यों है? इन दरख्तों की वजह से। ये दरख्त ना सिर्फ आपकी फ़िज़ा में मौजूद जो आलूदा ज़र्रात हैं उन्हें जज़्ब करते हैं, ऑक्सीजन फराहम करते हैं, बल्कि ये नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करते हैं। मैं जिना ये बात तो समझ आ गई, मज़ार के करीब है जी, सॉरी, ये बात तो समझ आ गई कि चले जो दरख्त उतारे गए क्योंकि वो विजुअल्स हम बार बार दिखा रहे हैं और ऑनेस्टली पेनफुल विजुअल्स हैं कि इन दिस डे एंड एज जहाँ इतनी इंपॉर्टेंस ऑफ दरख्त शजरकारी की बात हो रही हो, वहाँ जो लगी हुई चीज़ है उसको भी निकाल लो, वॉट एवर द रीजंस माइट बी। लेकिन अब जो आइडिया है कि जो कराची को सूट करते हैं दरख्त, आपने काफ़ी के नाम भी लिए, उनको कितनी जल्दी लगाया जाएगा? क्योंकि हमने ये भी होते हुए देखा है कि एक काम शुरू तो हो जाता है और जैसे ही पहला मरहला हो गया उसके बाद इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है, उसके आगे कुछ होता भी नहीं है। हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं और रेड लाइन जब तामीर हो रही थी उसके दौरान भी दरख्तों की कटिंग हुई थी। दरख्त काटे जाते हैं तरक्याती कामों में, लेकिन रिप्लेस उससे ज्यादा बड़ी तादाद में किए जाते हैं, होते भी हैं। तो ये प्लान जरा बताएं, ऐसा कोई प्लान है वहाँ? जी हाँ अब्दुल्ला, कहा तो जा रहा है कि मकामी दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन आपने खुद रेड लाइन का जिक्र किया। ग्रीन लाइन में जब बनाई जा रही थी उस वक्त पता है आपको कितने दरख्त काटे गए? 16,000 से ज़ायद दरख्त काटे गए थे और रेड लाइन के मनसूबे में तकरीबन 7,000 से ज़ायद दरख्त आ रहे हैं। और मनसूबे जब भी ये तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाते हैं तो कहा जाता है कि इन दरख्तों के बदले हम 4 से 5 दरख्त लगाएंगे। अगर इतने ही दरख्त लगाए जा रहे होते तो कराची की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें ग्रीन यानी ग्रीन कवर में इजाफा हो रहा होता। माहिरीन कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो कहती है कि कराची का ग्रीन कवर जस्ट 1% के करीब रह
गया है। अर्बन लैब IBA की जो अर्बन लैब है उनकी एक तहकीकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि कराची में गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर जो सब्ज़ा है उसमें 47% कमी आई है। और ये ज़्यादातर इलाके KMC के अंडर आते हैं। इसमें शाह फैसल का इलाका है, कुरंगी के कुछ इलाके हैं, लांडी के कुछ इलाके हैं, सेंट्रल जो वेस्ट के जो इलाके, किमाड़ी का इलाका, यहाँ से दरख्त काटे गए हैं। सब्ज़े में इजाफा नहीं हो रहा, सब्ज़े में कमी ही आ रही है। और वो कहते हैं कि कराची में एक वक्त ऐसा आएगा कि ये नाकाबिले रिहाइश शहर बन जाएगा। नाकाबिले रिहाइश शहर से मुराद ये है कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो ख़वातीन हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, वो दिन के वक्त में बाहर निकल नहीं पाएंगे। सेंट्रल के इलाके में नाजुबाद के पुराने नाजुबाद के पुराने घर जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो 2-2 हज़ार गज के घर होते थे, लॉन्स होते थे, बाग होते थे, बैकयार्ड होते थे, दरख्त होते थे। जब वो सब हट के एक प्रोजेक्ट बनेगा और एक एक इंच उस प्लॉट की ईंटों और सरिये से भरी जाएगी तो फिर दरख्त कहाँ बचेंगे? और ये कह देना कि ये नाकाबिले ऐसी जगह बन जाएगी, कराची में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये थैंक यू डायरेक्टर जनरल पार्क्स जुनैद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद साहब, कराची के कई मकामात से दरख्तों के काटे जाने की खबरें भी आ रही हैं, तस्वीर भी आ रही हैं। सो ये दरख्त काटे तो जा रहे हैं लेकिन इसकी जगह लगाए क्यों नहीं जा रहे? फुल ग्रोन ट्रीज भी आप पत्तों की से मंगवा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या सीन है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम कोई ऐसे दरख्त नहीं काट रहे जो कि नेटिव ट्रीज़ हों। हम वो दरख्त काट रहे हैं जो कि इस शहर के लिए नुकसानदेह हो। कोनोकॉर्पस के जो दरख्त हैं, जिसकी एक रिसर्च की है NID यूनिवर्सिटी ने, जिससे पोलन का मर्ज़ जो है वो कराची शहर में भी फैलना शुरू हो गया है और इन्वायरमेंट को बहुत डिस्टर्ब किया है इस पौधे ने। और लोग जो है सिर्फ कटने का बताते हैं, जबकि हम एक पौधे को अगर वहाँ से कट करते हैं तो उसकी जगह पे 2 पौधे हम जो नेटिव ट्रीज़ हैं, जो हमारे शहर के जो नेटिव ट्रीज़ हैं वो हम प्लांट कर रहे हैं। हम एक की जगह पे 2 दरख्त लगा रहे हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ कोनोकॉर्पस, जो कि इस कराची में जिसने बहुत डैमेज किया है पानी की लाइनों को, सीवरेज की लाइनों को, और इवन ये कि फुटपाथ आप जाते हैं तो वो फुटपाथों को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया उनकी जड़ों ने। हम उन दरख्तों को रिमूव कर रहे हैं उन जगह से और हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं मुख्तलिफ रोडों पे। अच्छा, कुछ ओपिनियंस इस हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी बात है कि लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो जो अपने शहर को पसंद भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं शहर से, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हो तो ये अच्छी नहीं लगती। क्या ये बेहतर ना होता कि पहले इन जगहों पे दरख्त लगा लिए जाते और जहाँ दरख्त नहीं थे तो उनको पहले लगाया जाता और फिर मे बी कुल्हाड़ी लेकर लगे हुए दरख्तों का रुख जो है वो किया जाता, मतलब पहले लगाएं फिर निकालें, तो ये वाला ऑप्शन वुड हैव वर्क बेटर। देखें, ये इतना आसान काम नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। एक पूरी इसकी साइंस है। कोई भी दरख्त कटता है तो एक तो ये कि वो कुल्हाड़ियों से नहीं काटा जा रहा है, उसके लिए पूरी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है और एक्सकेवेटर्स होते हैं। अच्छा, जड़ें उसकी इतनी फैल चुकी हैं कोनोकॉर्पस की कि वो कुल्हाड़ी से नहीं निकल सकती। उसके लिए बाकायदा एक प्लान के तहत उसकी जड़ों को निकाला जाता है और उसकी जगह पे हम दूसरे प्लांट लगाते हैं जो कि डैमेजेस होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। ये एक पूरा साइंस है कि जिसके तहत हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होते हैं लोग और हमारा कोऑर्डिनेशन है एक साथ। चलिए, आई होप ये क्रोनोकार्पस जब जहाँ से निकल रहा है वहाँ हम नीम, वहाँ गुलमोहर, वहाँ पीपल के बड़े घने दरख्त जल्द देखें। और आई होप कि आप लोगों के पास कोई डेडलाइन भी है कि कितने दौरानिए में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम स्टार्ट करते हैं, वही वाली बात है, उसके बाद प्रोजेक्ट जब होगा तब होगा, सालों गुजर जाते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि बरतानिया में यंग डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक बार फिर हड़ताल कर दी है और इससे पहले भी यंग डॉक्टर्स जो हैं वो कई बार हड़ताल करते रहे हैं। हड़ताल से बरतानिया का निज़ाम सेहत बुरी तरह मुतासर हुआ है और मुल्क भर में हज़ारों ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं वो डॉक्टर्स की वो मनसूख हो गई हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की सरकारी रिहाइश का जो कि है डाउनिंग स्ट्रीट, उसके बाहर भी एहतजाज किया। नेशनल हेल्थ सर्विस कॉन्फेडरेशन समेत आम लोग भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर सख्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमें 14 पाउंड्स पर आवर मिलते हैं और उनको कम से कम 20 पाउंड्स पर आवर चाहिए। बाय द वे 15 पाउंड्स हो 14-15 तो वो ऑलमोस्ट 5,000 रुपए बनते हैं।
अच्छा जी, इसी पे बात करेंगे। जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा अली शाह से हमने इस मामले में इंक्वायर किया, बात की। सो एग्जैक्टली क्या डिमांड्स हैं, क्या मुतालबात हैं? यंग डॉक्टर्स की हड़तालें हम यहाँ भी देखते हैं, पंजाब में भी वक्फे वक्फे से चल रही है, कुछ देर बाद शुरू होती है, फिर डिले कर देते हैं, फिर चलती है। मुर्तज़ा का क्या कहना था वो ये सुन लेते हैं पहले। यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी डिमांड है पे राइज की, और वो काफ़ी ज़्यादा पे राइज यहाँ पर मांग रहे हैं। इस वक्त जो उनका करंट सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें वो तकरीबन 35% का वो इजाफा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो पिछले 15 सालों में जिस हिसाब से उनकी से जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स की जो सैलरीज हैं वो पिछले जो है ना तकरीबन 10 साल से ज़ायद के अरसे में इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो जिस हिसाब से इस मुल्क में इन्फ्लेशन हुई है और जो कोविड के बाद जो इकॉनमी के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, उसको अगर देखा जाए तो उनकी सैलरीज़ में जो ड्रॉप हुआ, लिहाजा वो ओवरऑल अब कंपनसेशन चाह रहे हैं कि उनकी सैलरीज़ को उसी सूरत में कंपनसेट हो सकेंगी जब 35% तक उनको इंक्रीज़ किया जा सके। ये वो बुनियाद लेकर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। जो जूनियर ये मुर्तज़ा से फिर हमने भी पूछा कि अकॉर्डिंग टू द मीडिया ओवर देयर वहाँ के आवाम जो है वो बड़े गुस्से में, उनको ये एहतजाज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इमेज भी डॉक्टर्स का ख़राब हो रहा है, उस पर मुर्तज़ा का क्या कहना था? बहुत बड़ी तादाद जो बरतानवी आवाम की है वो नेशनल हेल्थ सर्विस पर जो रिलाई करती है, और यही वजह है कि जो जितनी ज़्यादा कैंसिलेशन हुई हैं और जो डॉक्टर्स का काम ना करने की वजह से यहाँ पर जो पूरे बरतानिया में जो आवाम में बहुत गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनको इस मुल्क में जो अमीर तरीन क्लास है उसमें समझा जाता है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मिलियनर्स और बिलियनर्स की वो जो रैंकिंग है उसे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मुर्तज़ा अली शाह। ये हम इसलिए भी समझना चाह रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ भी इस किस्म के, आपको पता है कि यंग डॉक्टर्स के ये बहुत हड़तालें और अरसे से चल रहा है बरतानिया में इशू। NHS का क्राइसिस का कई मरतबा हो चुका है। अच्छा, वैसे भी सिस्टम बहुत ही एट द वर्ज ऑफ क्रैश है। टाइम खत्म हो गया। विल सी यू ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।